दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स यानी कि भौतिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी छात्र अंत तक बने रहिएगा। और बच्चों इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को एग्जाम से पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना है और हो सके तो इसको आप लोग अच्छे से जो है रट लीजिएगा। देखिए बच्चों, इस बार जो है आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आपका 35 अंक का जो है एग्जाम्स होगा और सब्जेक्टिव में भी आपका 35 अंक का एग्जाम्स होने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों आपका 70 अंक का जो है आपकी परीक्षा होगी। और दोस्तों 30 अंक जो है स्कूल व कॉलेज के तरफ से जो है आपका इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के आधार पर जो है आप लोगों को अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों का पैटर्न रहने वाला है। और बच्चों अगर मान के चलिए आपका कोई सब्जेक्ट जो है आपका नॉन प्रैक्टिकल है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट जो है आपका नॉन प्रैक्टिकल है, तो अब जो है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो है 40 अंक का होगा और सब्जेक्टिव 40 अंक का होगा। इस प्रकार से दोस्तों 80 अंकों का आपका एग्जाम्स होगा और 20 अंक जो है आपका प्रैक्टिकल के आधार पर यानी कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको जो है दिया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसको इसी आधार पर आपको जो है तैयारी भी करनी है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ निर्देश को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है कि सभी प्रश्न के उत्तर देना जो है आप लोगों के लिए अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 35 रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न में जो है आपको 4-4 विकल्प विधि दिए जाएंगे। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो एग्जाम्स होगा और मार्कशीट पर आपका ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम्स होगा जिसमें कि सभी प्रश्नों में जो है 4-4 विकल्प दिए जाएंगे। जो विकल्प आपका सही होगा उसको आप लोगों को, जैसे मान के ये वाला विकल्प मेरा सही है तो इसको हमको क्या करना है कि पूरी तरह से जो है एकदम गोले को जो है अच्छे से काला करना है। इसी प्रकार से आपको गोले को अच्छे से काला करके ही आपको वहाँ पे ओमवार पर जो है उत्तर देना है, ठीक है। और दोस्तों अगर कोई भी बाय मिस्टेक से जो है गलत उत्तर आप दे देते हैं तो उसमें आपका अंक नहीं कटने वाला है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब जो है आपकी तैयारी काफी जबरदस्त होने वाली है। इस बार भी आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में 400 से अधिक अंक आप लोगों को हासिल करना है। जो आप लोगों ने टारगेट रखा है उस टारगेट को हर हाल में पूरा करना है। बोर्ड एग्जाम से पहले जो है आपको जो है 100% जो है तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए और 100% की तैयारी जो है हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहला सवाल जो दिया गया है कि एक कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो बच्चों मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एक कूलाम आवेश के लिए, ध्यान रखेंगे, एक कूलाम आवेश के लिए जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुना 10⁻18, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे और एग्जाम से पहले इसको आप लोगों को अच्छे से रट लेना है। रिवीजन हर हाल में आपको कर लेनी है, ठीक है। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है। इसको आप लोगों को हर हाल में जो है पढ़ना है और इससे रिलेटेड 2-3 गो सवाल आपको और भी देखने को मिलने वाला है और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सवाल दिया गया है कि +1 म्यू कूलाम और +5 म्यू कूलाम 2 आवेश है, उन पर कार्य करने वाली बलों का अनुपात होगा। तो अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो है ऑप्शन बी जो है सटीक व सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल तीसरा नंबर दिया गया है कि क्षमता सी के कितने संधारित्र श्रृंखला क्रम में जोड़े जाते हैं तब समतुल्य संधारित्र होती है। तो तब जो है समतुल्य संधारित्र क्या होती है? C/3 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है? समतुल्य संधारित्र पूछा गया है और 3 संधारित्र है तो 3 संधारित्र क्या हो जाएगा? C/3 हो जाएगा। तो C/3 कहाँ है? तो देखिए C/3 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 संधारित्र पूछा जाए ना तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पे C/2 हो जाएगा। अगर 2 रहेगा तब C/2, इसको आप लोग याद रखेगा। अगर 3 संधारित्र श्रृंखला कहेगा तो यहाँ पे 4 कहेगा तो C/4 आपको देना है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जितनी संधारित्र श्रृंखला क्रम में बढ़ाए जाएंगे उतना जो है बटे में आपको अंक बढ़ाते जाना है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद
रखिएगा। तो यहाँ पे 3 संधारित्र कहा गया है, 3 संधारित्र श्रृंखला क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C/3। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है एकदम सटीक में सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, C/3 या C/3। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। ये पिछले बार भी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि यदि एक खोखले गोलाकार चालक को जो है धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उस के अंदर विद्युत विभव होगा। तो विद्युत विभव क्या होगा बच्चों? तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है, तो धनात्मक क्या होगा? ये धनात्मक होगा। और यहाँ पे कहता है इसमें खोखले गोलाकार, तो खोखले गोलाकार में विद्युत विभव जो होगा ना वो गैर समान होगा, यानी कि क्या होगा, आगे पीछे हो सकता है, गैर समान मान लीजिए। ठीक है, तो ये समान रूप से नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है सही वहां सटीक आंसर होगा, धनात्मक और गैर समान होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग हर हाल में जो है रट लेना है, एकदम तैयार, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल 5वां नंबर की ओर। तो देखिए 5वां नंबर सवाल दिया गया है कि कंडक्टर के लिए जो है भी जो है वो क्या है? भी क्या है? एक विभवांतर है, और आई जो है धारा यानी कि वोल्ट, और यहाँ पे धारा जो है ग्राफ भी अक्ष के साथ एक कोण बनाता है। यहाँ भी वोल्टेज को दर्शाता है। देखिए V जो है वोल्टेज को दर्शाता है और I जो है विद्युत धारा को दर्शाती है। कंडक्टर का प्रतिरोध इस प्रकार दिया जाता है। तो देखिए कंडक्टर का जो प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध यानी कि R जो है वो किस प्रकार से दर्शाएगा बच्चों? मैंने इस पर जो है कई बार आपको वह बताया हुआ है कि यह जो है ना, यह जो है किस प्रकार दर्शाएगा, इसको आप लोग अच्छे से समझना है। देखिए यह वाला जो है यहाँ पे एक ग्राफ के अनुरूप समझिएगा, इसमें हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है ना। तो देखिए प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या होगा, यह जो कौन दर्शाएगा ना, तो यह वाला कौन दर्शाएगा। ठीक है, तो यह कौन दर्शाएगा, तो इसको और इसको दर्शाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, P/B किस में आता है? tan थीटा में। तो tan थीटा कहाँ है? तो यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते दोस्तों। यहाँ पे 6वां नंबर सवाल दिया गया है कि समीकरण सिग्मा E बराबर सिग्मा IR किस नियम पर लागू होता है? तो देखिए किस नियम पर लागू होता है यह पूछा गया है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा किरचॉफ का जंक्शन नियम पर जो है लागू होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक पोटेशियोमीटर, ठीक है, पोटेशियोमीटर की संतुलन लंबाई जो है 120 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि यहाँ पे क्या दिया है कि एक पोटेशियोमीटर की संतुलन लंबाई जो है 120 सेमी है, यानी कि 120 सेंटीमीटर पर है, और सेल को जो है 4 ओम के प्रतिरोध से शंट करने पर संतुलित बिंदु जो है 60 सेंटीमीटर की लंबाई में बदल जाता है। यानी कि ये क्या होता है, घट जाता है, 1/2 के रूप में आ जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सेल का जो है ना प्रतिरोध जो है, आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो सेल का जो सेल यहाँ पे जो है दिया गया है कितना है, सेल को जो है 4 ओम के प्रतिरोध में शंट कर दिया जाता है। 4 ओम के प्रतिरोध में जो है शंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे कहता है कि इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे ना बच्चों, तो इसमें प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हम इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 16, इसको हम कटा देंगे, 4 × 12, तो ये हो जाएगा कितना? तो देखिए ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा, 4 ओम ms। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल जो है 8वां नंबर दिया गया है कि उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलने वाले आवेश पर जो है कार्य करने वाला बल अधिकतम है। तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर हाल में पूछे जाएंगे, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर सवाल दिया गया है, कहता है कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 70 मोड़ वाले कुंडल, ठीक है, कुंडल पर कौन सा टोक कार्य करता है जिसमें 20 एम्पियर की धारा समकोण पर जो है 0.2 t
के एक समान चुंबकीय क्षेत्र तक होती है। तो देखिए बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है और इसका फॉर्मूला किन किन बच्चों को याद है आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है, ठीक है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और इसका पूरी तरह से आपका थ्योरम भी अच्छे से समझाया था। तो बच्चों, इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे 20 एम्पियर की धारा है। तो 20 एम्पियर की धारा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि ये क्या 56 नैनोमीटर होगा, न्यूटन मीटर कह सकते हैं। क्या होगा? 56 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसका समान चुंबकीय क्षेत्र जो होगी वो 56 न्यूटन मीटर होगा। ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 10वां नंबर दिया गया है, कहता है कि एक मूविंग काइन, ठीक, एक मूविंग काइन गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो जब ये है दोस्तों, ध्यान देंगे, एक गैल्वेनोमीटर को जो है ए मीटर में परिवर्तित किया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों कि समांतर में जो है छोटे मान के जो है संड प्रतिरोध को जोड़कर जो है इस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। तो ये मैंने थ्योरम में आप लोगों को बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा कि समांतर में छोटे मान के संड प्रतिरोध को जोड़कर जो है परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 11 नंबर दिया गया है कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन के कोण क्रमशः क्या है? तो नमन के कोण जो है क्रमशः क्या होते हैं बच्चों? तो यह होता है 90 डिग्री और 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ये है, यानी कि ध्रुवों में क्या होता है? ध्रुवों में 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर जो है 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 12 नंबर है कि जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा चुंबकीय प्रवाह बदलता है तो परिपथ में एक EMF प्रेरित होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, EMF जो प्रेरित होता है ना, यानी कि ये जब उत्पन्न होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इसको आप लोग नोट करिए। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि एसी का शिखर मान एक प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा किसके द्वारा दी जाती है? तो यह जो हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा I0, यानी क्या है? ये धारा है और E0/R के अनुरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, नोट कर लें। अगला सवाल 14 नंबर है, कहता है कि एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्कुलेट इन। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया गया है कि LCR परिपथ में जो है ऊर्जा का जो क्षय होता है, ऊर्जा का जो विनाश होता है, वो क्या होता है, वो किस पर होगी? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पर जो क्या होगा, ये जो है LCR जो होता है, LCR जो है सिर्फ जो है R पर ही जो है सिर्फ ओनली R पर ही ऊर्जा का क्षय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 15 नंबर है कि एक ट्रांसफार्मर किसके लिए नियोजित है? तो एक ट्रांसफार्मर जो है किसके लिए नियोजित होता है? यह होता है एक उपयुक्त ऐसी प्राप्त करने यानी कि वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 16 नंबर है कि मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या है? मैंने कई बार आप लोगों को बताया है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। मैंने कहा था कि इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सी बराबर जो होगा 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों 17 नंबर दिया गया है कि ठोस पदार्थों की संरचना की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ठोस संरचना है ना, ठोस पदार्थों की संरचना का जो जांच किया जाता है, जो चेकिंग किया जाता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक्सरे में
के लिए पूछा जाता है, ठीक है, यानी एक्सरे से जो है जांच किया जाता है। ठोस पदार्थ में आप मान सकते हैं कि आपकी जो है हड्डी ऐसे जो है टूट गई है, ठीक है, तो हड्डी टूटने पर जो है एक्सरे से ही पता चलता है ना कि यहाँ पे जो है हड्डी जो है ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे एक्सरे का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे ना एक ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि किसी भी ठोस पदार्थों की संरचना की जांच के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरे होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि अपवर्तन 90 डिग्री के कोण के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहा जाता है, तो उसको क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। ये कई बार आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको नोट रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर दिया गया कि लेंस सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 10th में ही मैंने आपको कहा था कि लेंस सूत्र जो है ना हर हाल में आप लोगों को याद रखना है। 11th में भी मैंने बताया है, 12 में मैंने आपको बार बार बोल रहा था कि सर जो है आप लोगों को ना लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र, इसको दोनों को ना याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ना ये एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए आप लोगों को दिया जाता है और ये बार बार पूछता भी है। क्योंकि दोस्तों कई सारे बच्चे क्या होता है कि लेंस तो मैट्रिक में पढ़े थे, इंटर जो है सेकेंड ईयर मतलब 12 में नहीं पूछेगा, तो नहीं 12 में भी पूछता है। इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि लेंस सूत्र जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि दर्पण में क्या होता है, दर्पण में जो है प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भरसक मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 20 नंबर दिया गया है कि यदि फोकल लंबाई f1 f2 के संपर्क में पतले लेंस की कोई संख्या है, फिर उनके संयोजन की समतुल्य फोकल लंबाई किसके द्वारा दी गई है। तो किसके द्वारा दी गई है, तो बहुत इजी सवाल है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि सभी में जो है प्लस प्लस जुड़ेगा, प्लस प्लस जो है जुड़ते जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/f बराबर जो है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरह से जितना भी रहेगा ना, जैसे कि f1 f2 f3 इस तरह के जितना भी रहेगा उसमें आपको यहाँ पे जोड़ते जाना है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है कि विचलन का कोण पर निर्भर करता है। तो विचलन का कोण जो है वो किस पर निर्भर करता है, अपवर्तन का कोण पर निर्भर करता है। क्या किस पर करता है, अपवर्तन के कोण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। सवाल दोस्तों 22 नंबर दिया गया है जो कि काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है। कहता है क्वेश्चन कि हवा में एक डबल सिल्ट विवर्तन प्रयोग किया जाता है और पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को पानी में डुबोया जाता है, तो फ्रिज चौड़ाई होगी। तो फ्रिज चौड़ाई क्या होगी, घटते रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, घटता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट रखेंगे, अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों 23 नंबर दिया गया है कि अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंग का तरंगार्ग कैसा होगा। तो तरंगार्ग जो होगा वो क्या होगा, समतल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर दिया गया है कि विवर्तन की घटना पर आधारित होता है। तो विवर्तन की जो घटना होता है वो गति और ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और बच्चों आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है इनमें से कितना सारा क्वेश्चन में जो है पहले से आप लोगों को पता था, और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी तैयारी अभी कैसी चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 25 नंबर की ओर। तो देखिए 25 नंबर सवाल दिया गया है कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो देखिए एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया गया है, पहला वाला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं जो है ये फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश को दर्शाता है या बताता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 26 नंबर दिया गया है, कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत निर्भर करती है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो पावर होता है वो किस पर निर्भर करता है, इसका जो ताकत होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घटना विकिरण की तीव्रता पर जो है ये निर्भर करता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल की ओर चले। 27 नंबर दिया गया कि द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E के एक पिंड पर ब्रेगलिन तरंगदैर्घ्य किसके द्वारा दी गई है। तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कई बार पूछा, अगर आप
के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये VBI सवाल आप सभी के लिए है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और इसका आंसर हो जाएगा h/√2me। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 28 नंबर दिया है कि रदरफोर्ड के प्रयोगों ने सुझाव दिया है कि नाभिकी का आकार लगभग है। तो नाभिकी का आकार जो है लगभग क्या होता है, यह होता है C 10⁻⁻15 m2 जो है 10⁻⁻14 m होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए रदरफोर्ड के सुझाव ने जो है नाभिकी का आकार जो दिया था 10⁻⁻15 मीटर से लेकर जो है ये कितना दिया था 10⁻⁻14 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 29 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला विद्युत चुंबकीय विकिरण को दृश्यमान सीमा के भीतर आती है यानी कि दर्शाती है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा बामर श्रृंखला। ठीक है, याद रखेंगे बामर श्रृंखला, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 30 नंबर दिया गया है कि एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है। प्रेजेंट डाउटर नाभिक इनमें से क्या होगा। तो देखिए प्रेजेंट डाउटर नाभिक जो होगी इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आइसोबार। ठीक है, आइसोबार होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 31 नंबर दिया गया है इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापा गया गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 FM है। नाभिक का द्रव्यमान संख्या उससे सबसे अधिक क्या होने की संभावना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल 32 नंबर दिया गया है कि रिवर्स बायसिंग में होता है। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, वो जंक्शन पर संभावित बाधा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 33 नंबर दिया गया है कि पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन के साथ डोप करने की आवश्यकता होती है। तो कौन सा शुद्ध सिलिकॉन, तो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 34 नंबर दिया गया कि अर्धचालक में जो चालन के लिए जिम्मेदार है। तो अर्धचालक में जो है जो चालन के लिए जिम्मेदार होता है वह कौन है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों और फिजिक्स का जो है ये लास्ट सवाल है। यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में इनपुट सभी करंट में एक आवृत्ति भी होती है। धारा की आउटपुट आवृत्ति क्या है। तो धारा की आउटपुट आवृत्ति जो होगी V/2 ये नहीं होगा, भी ये भी नहीं होगा, 2B ये नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव में 35 क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में इसी प्रकार से आप लोगों को देने वाले हैं। इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे प्रकार से जो है तैयार कर लीजिएगा और हो सके तो इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। और बच्चों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है और क्या आपने शुरू से ही पहले से आप लोग तैयारी करके रखा हुआ है। और क्योंकि दोस्तों हमारी जो है अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर ताबड़तोड़ जो है वीडियोस आने वाले हैं और सभी प्रकार के आपके सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों का मॉडल पेपर भी जल्द ही जारी होगा, उसका भी सोल्यूशन आपको जो है इसी चैनल पर आप लोगों को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।